गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू अन स्टडी। मेरा नाम है अमित कपूर और ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डच और अंग्रेज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की हुई थी पुर्तगालियों के बारे में, तो कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी, क्या कारण रहे थे, क्यों आए हुए थे, क्या कर रहे थे, और इसके बाद में जब आए तो फिर भारत में क्या परिवर्तन आए उसकी वजह से, ठीक है, उनके पतन के क्या कारण रहे थे। तो ये सारी बातें हमने कर दी थी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। हम बात करते हैं अब डचों के बारे में, ठीक है। दूसरे नंबर पे हैं, जैसे हमने बता दिया था आपको कि डच जो है वो दूसरे नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर पे अंग्रेज हैं, चौथे नंबर पे डेनिस हैं, और इसके बाद में डेन जिसको बोलते हैं, और पांचवें नंबर पे लास्ट में एकदम से अंतिम में फ्रांसीसी हैं। ध्यान रखना। और ये खास हमने ध्यान रखना, बात बताई हुई थी कि पुर्तगाली आए पहले थे लेकिन बाद में गए हैं सबसे बाद में 1961 में। हाँ, ध्यान रखेंगे। तो डचों के बारे में ध्यान रखेंगे, डचों के बारे में क्या जानकारी आपको चाहिए। देखिए, डच जो है वो नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी हैं, जो पुर्तगालियों के बाद आते हैं। 95-96 अर्थात 1595-96 लगभग पुर्तगालियों से 100 साल बाद कार्लिनियस आउटमैन के नेतृत्व में डच अभियान ये जो पूर्वी दल में प्रवेश करता है, पूर्वी जगत में प्रवेश करता है। पूर्वी जगत मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया में या एशिया में। 1595 और 1601 के बीच डचों ने पूर्वी जगत की ओर 15 सामुद्रिक यात्राएं की, कुल मिला के 15। और 1602 ईस्वी में डच कंपनियों को मिलाकर जितनी भी थी अभी तक की, जब 1595 से लेके 1602 तक जितनी भी कंपनियां थी सबको मिला के यूनाइटेड कर दिया गया, एकदम संयुक्त कर दिया गया। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की जाती है। और आगे इसी कंपनी का इस कंपनी का जो मूल नाम है वो वीओसी था, जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, उसका जो मूल नाम था वीओसी था। कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत की जब भी हम बात करें तो एशिया वाला, साउथ ईस्ट एशिया वाला जो हिस्सा है उसके साथ में भी और भारत के साथ में भी 21 वर्षों तक व्यापार करने और आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में व्यापक अधिकार दिए गए थे। तो एक तरह से कंपनी जो है, कंपनी का हॉलैंड सरकार जो है वो सहायता भी कर रही थी। कहा कि तो अगर पुर्तगालियों ने अंग्रेजों पुर्तगालियों ने अपने आप को सागर का स्वामी माना है, तो तुम भी जाओ कुछ करो जाके, ठीक है, तो हम आपका तहे दिल से जो है एकदम से स्वागत करेंगे अगर आप कुछ करेंगे। तो आक्रमण, विजय और व्यापार तीनों में इन्होंने एक तरह से हाथ आजमाया। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्ब्योना ले लिया और धीरे धीरे नौसाला द्वीप अर्थात इंडोनेशिया में उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित किया। तो जो अपने आप को सागर का स्वामी मानते थे, बहुत बड़े कि हम सब सागर के स्वामी है, सागर के स्वामी है, कौन? पुर्तगाली। पटकनी दे दी किसने? डचों ने। कब? 1605 में। और उन्हीं की जगह उन्हीं को हराया जाके, कहां पे? इंडोनेशिया में। जकार्ता जीतकर 1619 में इसके खंडहरों पर बैटिविया नामक नगर बसा दिया। खंडहर, वहां पे एक नगर बसा दिया डचों ने। तो ये कम नहीं थे, ये कम नहीं थे। और इसके बाद में फिर भी अकड़ नहीं छोड़ती इनकी पुर्तगालियों के, फिर अंग्रेज आते हैं वो भी पटक के मारते हैं आके, इनको देखना अभी। डच नौसेना नायक वादेर हेग सूरत और मालाबार में असफल होने के बाद में 1605 में मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री। तो नौसेना नायक वादेर हेग, इसका नाम ध्यान रखना। सूरत और मालाबार बेचारा जीत नहीं पाया, सूरत और मालाबार में नहीं जीत पाया, तो गया कहां पे? मछलीपट्टनम। तो गया कहां पे? मछलीपट्टनम। यहां नहीं जीत पाया पश्चिमी क्षेत्र में, यहां पे जीता आके पूर्वी क्षेत्र में जो है, यहां पे प्रथम डच फैक्ट्री जो है वो स्थापित करता। और दूसरी डच फैक्ट्री जो है ये पेत्तोपोली था निजामपट्टनम, पेत्तोपोली, हाँ पेत्तोपोली निजामपट्टनम में स्थापित करता। तो पहली फैक्ट्री कहां पे? मछलीपट्टनम में, दूसरा निजामपट्टनम में। 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। तो चंद्रगिरी में भी, हाँ पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री। तो चंद्रगिरी के राजा इसके साथ में, तो पुलिकट वाला एरिया यहां पे आप देखेंगे। क्या हुआ इसको, ये हैंग क्यों कर रहा है आज? हाँ, पुलिकट में जो है इसकी तीसरी फैक्ट्री स्थापित होती है। तो पहली कहां पे? मछलीपट्टनम, दूसरी निजामपट्टनम और तीसरी फैक्ट्री। और कहा जाता है
कि पुलिकट को ही अपना मुख्यालय बनाते हैं ये। डचों ने यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा भी चलाए हुए थे, ध्यान रखना, ढालने स्टार्ट कर दी थी। तो मुख्य इनका जो हेडक्वार्टर था मुख्यतः वो क्या था, पुलिकट था, और यहीं पे वो सारे काम भी कर रहे हैं, पगोड़ा स्वर्ण सिक्के स्थापित कर रहे हैं, ये बना रहे हैं यहाँ पे। चलिए, डचों ने 1616 में सूरत में, अर्थात ये इनकी चौथी फैक्ट्री, एवं 1641 में पांचवी फैक्ट्री विशाखापट्टनम में ये फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। अब ये सारी फैक्ट्रियां पूछी जाती हैं स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में भी आजकल पूछ रहा है। बंगाल को प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली सन 1627 ईस्वी में स्थापित करता है जाके। हालांकि 41 तक देखे तो ये दक्षिण वाला पूरा एरिया जो है यहाँ पे ये स्थापित करते हैं, पश्चिम वाला एरिया और पूरब वाला एरिया यहां तो आ जाते हैं दक्षिण में जो है। लेकिन अगर हम पूरब की बात करें जाके, अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें, तो बंगाल में पहली फैक्ट्री जो है ये 1627 में पीपली में, फिर 53 में हुगली के निकट चिंसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की, अर्थात यहाँ पे कहीं पे। और बंगाल में अंग्रेजों की तरह डचों को भी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने की आज्ञा मिली हुई थी, ये खास ध्यान रखना, क्योंकि कहा जाता है कि केवल अंग्रेजों को ऐसा होने का नहीं, अंग्रेज नहीं, डचों को भी ऐसा। चिंसुरा के डचों के किलों को गुस्ताविस फोर्ट के नाम से जाना गया है, चिंसुरा के डचों के किलों, ठीक है, जो चिंसुरा में डच किले बनाए गए उनको नाम क्या बोला गया, गुस्ताविस फोर्ट के नाम से जाना। अच्छा, 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और निगापट्टनम में भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना। तो इसके बाद में आप देखेंगे 1650 के बाद या 55 के बाद में ये भारत के अंदरूनी हिस्से में खासकर देखें, कासिम बाजार, बालासोर है, पटना है और निगापट्टनम, ऐसी जगह फैक्ट्रियां ये अपनी स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी जगह अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे हैं। 1660 ईस्वी में, तो 1655 के बाद में अंदरूनी हिस्सा में, 1660 में गोलकुंडा में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई है, 1663 में कोचीन में फैक्ट्री की स्थापना होती है जाके। तो कहा जाता है कि कोचीन वाला जो केरल वाला एरिया था वो 63 में जाके और 60 में गोलकुंडा में, कोचीन के मुट्टा शासन ने से डच कंपनी ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, जिससे सबसे महत्वपूर्ण थी पुड़ाकड़ और क्रांगनोर के बीच क्षेत्र में काली मिर्च का एकाधिकार। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि वहां जाकर वहां के राजा से, वहां के शासक से जाके ये सारे मतलब एक तरह से एक अधिकार प्राप्त करना अपने आप में बड़ी बात है। और ये पुर्तगीज नहीं कर पाए थे, फेल हुए थे, क्योंकि वो धार्मिक रूप से असहिष्णु थे। व्यापार के साथ में वो धार्मिक नीति को भी आगे लग के चलते थे, इस वजह से बहुत ज्यादा वो सफल नहीं हो पाए। इधर डच काफी ज्यादा सफल हो रहे हैं अपने व्यापार में। काली मिर्च पर एकाधिकार, औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 31.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया कि ठीक है 31.5% हमको देते रहो, अपना खूब व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1690 ईस्वी पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। नेगापट्टनम आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है 1658 में 1658 ईस्वी में नेगापट्टनम जो है यहां पे फैक्ट्री स्थापित की जाती है। और आप देख पा रहे होंगे कि 1658 में नेगापट्टनम को फैक्ट्री बनाएगी, लेकिन 1690 में इसको मुख्यालय बनाया जाता है पुलिकट के स्थान पर, ओके। मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौर और वेनगुर्ला ये डचों के व्यापारिक केंद्र थे। उस समय की बात हो रही है जब मालाबार वाला एरिया अगर देखें तो ये वाला मालाबार एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये मालाबार है, इधर वाला नहीं, ये कोकड़ वाला एरिया है, ठीक है, ये मालाबार। तो यहाँ पे कई सारे व्यापारिक केंद्र, कोचीन, डच फैक्टरियों के जो प्रमुख थे, इन प्रमुखों जिन्हें फैक्टर कहा जाता था को व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत। तो फैक्टर का मतलब होता है फैक्ट्री, फैक्टर मतलब एक तरह से व्यापारी लोग हुआ करते थे, और जब वो व्यापार करते थे उसको नाम क्या रख दिया, जहां व्यापार करते थे उसको नाम रख दिया गया फैक्ट्री, जहां से व्यापार करते थे। तो डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जिनको फैक्टर कहा जाता था वो व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था, जबकि पुर्तगालियों ने सबसे ज्यादा मसालों पर ध्यान दिया था, कपड़ों पर
कम दिया था। अब ऐसा नहीं बोल देना कि नहीं कपड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया था, ध्यान दिया था लेकिन कम दिया था। कपड़ों पर उन्होंने कम ध्यान दिया था, मसालों पे ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि आप जानते हैं वास्को डी गामा जब आया हुआ था तो उसको मसाला और जड़ी बूटी ही देगा, उसी से उसने लाभ कमाया था। तो लोगों ने वहां के सारे व्यापारियों ने क्या सोचा था कि मसालों और ये जड़ी बूटियों से ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, तो डचों ने क्या किया, मसालों के स्थान पर कपड़े, ये कपड़े कोरोमंडल तट, बंगाल और गुजरात, अगर हम बताएं तो कोरोमंडल तट ये वाला एरिया, पूरब वाला हिस्सा, बंगाल वाला हिस्सा है और गुजरात वाला हिस्सा है। तो ये तीन मुख्यता अपने इन्होंने वो बनाए हुए थे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला। और ये कपड़े कोरोमंडल तट, यहां से यहां से यहां से। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित। अब रेशम की चक्री तो निश्चित तौर पर कपड़े में ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे, कपड़े उत्पादन में। हाँ, तो कपड़े तो चक्री जिसमें लगभग 300 कारीगरों को वेतन पर रखा गया, माफी चाहूंगा 3000 कारीगर जो है इनको रखा गया हुआ था। हाँ, 3000। भारत में भारतीय वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। इससे पहले कोई निर्यात की वस्तु नहीं था, बहुत कम संख्या मात्रा में, आप कह सकते हैं क्वांटिटी में। ये कभी कभी ऐसे शौकिया जो है पुर्तगाली आते थे, ले जाते थे, बाकी उनको तो मसाले में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो ये पहली बार 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बेदरा बंगाल के युद्ध पर, बंगाल के युद्ध में डच जो है पराजित होते, और इस पराजय ने भारत से उनकी शक्ति समाप्त। तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं, हालांकि आए तो 1595-96 में थे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि कुछ ही दिन तक रह सके, उतना ज्यादा नहीं जितना पुर्तगाली टिके। पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए, अपने आप में अद्भुत बात है ये। ठीक है, हाँ, और वो भी पुलिस कार्रवाई के द्वारा गए, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ध्यान रखना। गोवा और दमन दीव उन्होंने छोड़ा हुआ था, नहीं तो छोड़ते नहीं है। पुलिस कार्रवाई की गई, इसके बाद में फिर संविधान संशोधन लागू किया गया 12वां। इसके बाद में जब यह 10वां या 12वां, एक बार ध्यान क्रॉस चेक कर लेना उसको, नहीं तो बोलेंगे मास्टर गलत पढ़ा दिया। तो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बेदरा युद्ध, बेदरा बंगाल, या ध्यान रखना, युद्ध में डच पराजित हुए और यहीं से इनकी दिक्कत स्टार्ट होती है। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। कार्टल, इस व्यवस्था का उल्लेख जो है 1722 ईस्वी के दस्तावेज में किया गया था और जिसमें नेगापट्टनम जो कि मुख्यालय था उस समय, हेडक्वार्टर था उस समय, के डच गवर्नर और 6 तेलुगु व्यापारियों के बीच समझौते के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि कैसे कैसे व्यापार करना है। ठीक है, कैसे कैसे व्यापार करना है। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे। अब हम बात करते हैं अंग्रेज। तो 1559 यहीं पे डचों का साम्राज्य खत्म होता है, अंग्रेज जीतते हैं, वेदरा का युद्ध, नेगापट्टनम हाथ से निकलता है। अब अंग्रेज की बात करते हैं। देखिए ये काफी दिन तक रहे, 200 साल से ज्यादा समय तक 200 सालों से ज्यादा समय तक इन्होंने भारत पर राज किया है और बड़ी मुश्किल से गए, कई शहीद हुए, मुट्ठी भर लोग आके। इनके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी हमें चाहिए, तो देखते हैं एक एक करके। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ है। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी, ध्यान रखना, 1599 ईस्वी में। और आप देखेंगे तो एक बड़ा आश्चर्यचकित बात यह है कि 1599 में आप देखेंगे, लेकिन पहली जो फैक्ट्री है 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। अपने आप में अद्भुत चीज है ये। ठीक है, अपने आप में अद्भुत है। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, डच है ये। और अगर आप देखें अंग्रेजों को तो 1599 में ये स्थापित हो चुकी है। लेकिन फिर आए कैसे, लेट से कैसे आए, 1595 में आ गए थे, लेकिन जो कंपनी स्टैब्लिश हुई है वो जो है 1602 में स्टैब्लिश हुई है। कौन सी कंपनी थी? संयुक्त अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी बेटे ये 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लाइमेर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया हुआ था और यहीं से कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन भारत आने में इनको थोड़ा समय लगता है।
इसे पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की हुई थी और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 से कंपनी का गठन किया हुआ था और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडीज नाम रखा हुआ था। तो इसका ध्यान रखना, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया था। जाओ 15 वर्ष तक काम करो जाके, तुम भी जैसे डच गए हैं वैसे तुम भी जाओ काम करो जाके। तो 15 वर्षों तक की बात कही गई। और ध्यान रखना, यहाँ पे पूर्वी जगत के साथ में व्यापार करने की बात कही गई, साथ में भारत भी है, भारत भी पूर्वी जगत में ही आता। ऐसा मत कंफ्यूजन में रखना कि नहीं पूर्वी जगत की आप बात कर रहे हैं, भारत का नाम नहीं ले रहे हैं, भारत भी है इसी में, पूर्वी जगत में ही आता था। कंपनी के प्रबंध के लिए समिति की व्यवस्था की गई और इसमें एक निर्देशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे और इन्हें कंपनी में शामिल सौदागरों की आम सभा द्वारा चुना जाता था। आम सभा द्वारा चुनाव किया जाता था, भाई ये जाएंगे ये जाएंगे ये शामिल। और कहा जाता है कि ये समिति बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से जानी गई। निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल यही सारी चीजें नियुक्तियां करता था, व्यापारिक प्रशासनिक कार्य सारे यही देखता था। ठीक है, तो जो ये कंपनी में शामिल सौदागरों की जो आम सभा होती थी यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानी जाती थी। 1609 का 9 ईस्वी का चार्टर, अच्छा आपने चार्टर तो पढ़े होंगे, वो चार्टर नहीं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हैं, संविधान कैसे निर्माण हुआ, संवैधानिक पृष्ठभूमि नहीं, वो अलग है, ये अलग है, ये व्यापार से संबंधित है। तो 1609 ईस्वी, 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के पश्चात जेम्स प्रथम इंग्लैंड के सम्राट बनते हैं। 1609 में कंपनी ने जेम्स प्रथम से नवीन व्यापारिक चार्टर प्राप्त किया। उधर एलिजाबेथ जो है उनसे 1600 में बोला कि ठीक है जाओ आप 15 वर्ष तक काम करो जाके। लेकिन जैसे उनकी मृत्यु होती है 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम से एक नवीन व्यापारिक चार्टर और इस चार्टर द्वारा कंपनी के विशेषाधिकारों को शाश्वत बना दिया। ये जो चार्टर था इस चार्टर ने शाश्वत बना दिया एकदम। और कंपनी के एकाधिकार के बावजूद अनेक अंग्रेज एशिया के साथ व्यापार करते रहे और वे अपने को स्वतंत्र सौदागर कहते थे, जबकि कंपनी उन्हें दस्तदाज कहती थी। दस्तदाज मतलब आप हमारे मातहत हैं, अभी आप हमारे मातहत ही हैं। तो 1609 का चार्टर, 1609 का चार्टर। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई और जिसे जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट कर दिया गया। विलियम तृतीय था उसकी बीवी मेरी को संयुक्त शासक बनाया गया और इस क्रांति के फलस्वरूप हिंग पार्टी सत्ता में आई और वह कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। एकाधिकार नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए मौका। ठीक है, फलतः इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया और इस प्रकार दोनों कंपनियों ने सुदूर पूर्व में व्यापार करना जारी रखा। तो एक तो न्यू कंपनी और दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1694 ईस्वी के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में दो अन्य नई कंपनियां कायम की गई और इनमें से एक जनरल सोसाइटी, दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। और ये दोनों कंपनियों ने भी 1702 ईस्वी में पुरानी कंपनी से विलय का प्रस्ताव रखा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट इसका विलय कर लेते हैं। विलय तो हो गया, अब बोला कि ये दोनों बोल रही हैं, ये दोनों बोल रही हैं कि हम ऐसा करते हैं न्यू कंपनी के साथ में विलय करते हैं। क्या बोलते हैं कि न्यू कंपनी के साथ में विलय करते। तो 1707 में क्या करते हैं, ये विलय कर लेते हैं। अंततः 1708 ईस्वी में इन दोनों नई कंपनियों का भी मूल कंपनी में विलय कर दिया गया। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस प्रकार 1688 में बनी न्यू कंपनी 1698 में, माफी चाहूंगा, 1688 में बनी न्यू कंपनी, 1698 में बनी जनरल सोसाइटी और 1698 में ही बनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ये कंपनियां मिलकर 1608 ईस्वी में मूल कंपनी से संयुक्त हो गई तथा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन
ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज इसका जन्म होता है और कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में यही ईस्ट इंडिया कंपनी है। यही जो है ईस्ट इंडिया, यही ईस्ट इंडिया कंपनी है। यही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है। ओके, कब बनी है? 1708 ईस्वी में, 1708 में। ओके, 1708 में मूल कंपनी में विलय होता है। इन तीनों कंपनियों का, कौन कौन सी? न्यू कंपनी, जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इन तीनों का मर्जिंग और इसके बाद में 1708 ईस्वी में बड़ी कंपनी, और यही बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती है। कंपनी का नाम 1833 तक कायम रहा। 1833 ईस्वी चार्टर में संक्षिप्त नाम दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। 1833 तक यही बड़ा सा नाम रहा। क्या नाम था? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज। ये 1800 से इतना लंबा चौड़ा नाम रखा गया, फिर बाद में इसको कम किया गया। कंपनी की व्यापारिक सफलताएं, भारत में व्यापारिक कोठियां कायम करने का पहला प्रयास 1608 में हुआ। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत पहुंचा। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज। हॉकिंस ने कहा ठीक है भाई, सूरत में ही सही, लेकिन कंपनी कम फैक्ट्री तो स्थापित हुई कब? 1608। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा हुआ था। ध्यान रखना, पहला कैप्टन जिसने समुद्र के रास्ते। हॉकिंस जेम्स प्रथम का पद लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा और दरबार में उसने फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान कर दिया। वाह, हम खुश हुए, वल्लाह आपने हमें हमसे फारसी भाषा में बात की। ये अपने आप में चालें होती हैं। जैसे मोदी जी कहीं जाते हैं या कोई विदेशी नेता अपने यहाँ आता है तो वो भी क्या, नमस्ते क्या करता है? नमस्ते इंडिया, भारत। तो हाँ, वो एक तरह से क्या कि वहां के लोगों को जो रीजनल लेवल पे हैं उनको जो है मनमोहित कर लेना एकदम से, ठीक है। हाँ, तो इसी वजह से तो भाई साहब जहांगीर खुश हो गए काफी ज्यादा। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांग ली। इसी बीच फारसी में बात की, खुश हो गए जहांगीर जी। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, किंतु पुर्तगीजों के शत्रुतापूर्ण कारनामे और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। पुर्तगीज पहले से थे, नहीं अच्छे नहीं है अंग्रेज, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे वो। तो जहांगीर एकदम सनक गया, हटाओ, नहीं नहीं चाहिए, नई फैक्ट्री अभी नहीं लगाने देंगे। तो पुर्तगीजों ने क्या किया? अड़ंगा अड़ाया। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को परास्त किया और पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ। सागर के स्वामी को पराजित कर दिया, ये तो तब खुश हो गया जब 400 को मनसब दिया गया, फारसी भाषा में बात की थी। अब खुश हुआ इस वजह से क्योंकि पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ा को इसने क्या किया? 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने पराजित कर दिया, तो सागरों के स्वामी को पराजित कर दिया। वाह, हम खुश हुए, अब फिर से खुश हो गए। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। तो 1608 में अस्थायी तौर पर सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की बात करता है और फिर इसके बाद में स्थायी रूप से 1613 ईस्वी में 26 में अरमागांव दूसरी कोठी, 1626 में अरमागांव दूसरी कोठी, 1615 में सर थॉमस रो या सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं और दोनों जहांगीर के दरबार में आए हैं। पहले हॉकिंस साहब आए, इसके बाद में थॉमस रो भी आए हुए हैं या थॉमस रो। अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। 1630 में 23 तक उन्होंने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। तो पहली फैक्ट्री यहाँ पे रखी, फिर यहाँ पे भड़ौच, फिर अहमदाबाद, क्रम नहीं है लेकिन बता रहा हूँ आपको, आगरा और मछलीपट्टनम में कुल मिला के 5 फैक्ट्रियां 1623 तक स्थापित करते हैं। 5 फैक्ट्रियां 1623। 1626 में ध्यान रखना अरमा गांव में फैक्ट्री है, लेकिन 1623 तक इनकी 5 ही फैक्ट्रियां हैं। सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे? सूरत में है।
30 में मैड्रिड की संधि हुई और जिसके अनुसार पूर्वी व्यापार में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष का अंत करने का निश्चय किया गया। ठीक है भाई, दोनों लोग मिलकर आराम से करो काम, क्या दिक्कत है, सबको पैसे ही तो कमाना है और हम तो व्यापारिक कंपनियां हैं। किसी ने ऐसा सोचा था कि अंग्रेज आगे इतने साल तक राज करेंगे, और कई देशों में राज किया। तो जो व्यापारिक कंपनी बन के गए, कई देशों में कई कई को अपना डोमिनेंट बना के छोड़ा। ठीक है, केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए। और ये सब कहां से इनको वो सह कहां से मिली थी? सह भारत से मिली हुई थी। सह एक तरह से बढ़ावा जो मिला हुआ था भारत से मिला हुआ था। भारत को जो है देखा कि कोई यहाँ पे नेतृत्व करता नहीं है, तो चलो हम ही राज करते हैं इस पे। तो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी 1765-64 में बक्सर का युद्ध, वो सारी बातें याद करिए, कुर्बानी। तो 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि कि ठीक है भाई, दोनों लोग मिलकर अगर काम करिए। 34 में सूरत में कोठी के अंग्रेज अध्यक्ष और गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा भारतीय व्यापार में अंग्रेजी और पुर्तगालियों के व्यापारिक सहयोग को सुरक्षा प्राप्त हुई। दोनों के व्यापारिक सहयोग। ठीक है, अंग्रेजों ने 1630 ईस्वी के बाद उत्तर पूर्व में अपने प्रभाव में वृद्धि की और 33 में उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरपुरा तथा बालासोर में व्यापारिक कोठियां कायम कर दी। तो ठीक है, सबको भाई व्यापार करना है तो सब लोग व्यापार करें। तो 33 में ये हरिहरपुरा और बालासोर में, यहाँ पे 51 में हुगली में कोठी खोली गई और 58 बंगाल बिहार उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया गया। कब? 58 की बात हो रही है। हुगली में 51 में 58 बंगाल बिहार उड़ीसा कोरोमंडल। बंगाल के सूबेदार सासुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 में 3000 रुपए का वार्षिक कर देने के बदले अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार मिला। हालांकि पुर्तगाली जो है ऐसा नहीं करते थे, पैसा देके काम नहीं करवाना चाहते थे, वो फ्री में काम हो जाए। लेकिन इधर डच वो अपने दिमाग लगाते थे और इधर अंग्रेज भी डचों के ही कदमों पर चल रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है, तो सासुजा द्वारा दिए गए विशेष फरमान द्वारा कहा गया ठीक है आप ऐसा करिए, 3000 रुपए दीजिए वार्षिक। और अंग्रेजों को बोले ठीक है आप व्यापार करिए बंगाल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बंगाल में व्यापार इनका स्टार्ट हो जाता है। विलियम हेजेस बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर बना। ध्यान रखना, लॉर्ड क्लाइव नहीं है, बंगाल की बात हो रही। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर विलियम हेजेस, ये पहला बंगाल का गवर्नर, जनरल नहीं है, ध्यान रखना, गवर्नर है केवल। मुगल सम्राट औरंगजेब अंग्रेजों के मध्य पहला संघर्ष 1686 हुगली में प्रारंभ हुआ और मुगलों ने हुगली से अंग्रेजों को निष्कासित कर दिया। बड़ी दुर्गति हुई थी, ध्यान रखना, भाग के किसी टॉपों में जाके छुपे थे जाके। ओके, और ये भागना ही उचित समझा था इन्होंने, अंग्रेजों ने। कब? 1686 ईस्वी में। 91 ईस्वी में जॉब चार्नोक ने सुतानाती में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित की। 98 और 99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम शान की स्वीकृति से कंपनी को 1200 रुपए के भुगतान देने पर सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी प्राप्त होती है। कि भी ठीक है ऐसा करिए, 1200 अपना भुगतान करते रहिए, 1200 रुपए, और आप जो है यहाँ पे जमींदारी आपको मिल गई। आप जमीन जो भी पैसा आए उसका कुछ परसेंटेज हमको दीजिए, कितना? 1200 रुपए, बाकी आप रखिए। कब की बात हो रही है? 1698-99 में। देखिए कैसे कैसे राज कर रहे हैं, कैसे कैसे जो है ये प्लासी का युद्ध होता, कैसे बक्सर का युद्ध होता, फिर बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी कैसे प्राप्त होती, वो सारी हम लोग उसी तरफ चल रहे हैं। तो 1698-99 की बात हो गई खत्म। यहाँ पे लगभग 1700 से करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। कंपनी को कालीकाता, गोविंदपुर, सुतानाती गांव की जमींदारी जमींदार इब्राहिम खां से प्राप्त होती है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा, इब्राहिम खां। कालीकाता, गोविंदपुर, सुतानाती को मिलाकर आधुनिक नगर कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नोक ने की हुई थी, ध्यान रखना। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण इसी ये जो है चार्नोक ही करता है। ठीक है, कलकत्ता को वर्तमान में कोलकाता नाम दिया जाने लगा। दक्षिण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 11 में मछलीपट्टनम और पेट्टोपोली में स्थापित किया हुआ था। पेट्टोपोली में स्थापित किया हुआ था 11 में। 13 में आपने देखा कि स्थायी रूप से जो है वो सूरत में
पहली फैक्ट्री जहांगीर के जो है फरमान के साथ में। हाँ 8 में आप देख रहे थे कि कौन आया हुआ था थॉमस रो, नहीं कौन था, थॉमस रो था कि कोई दूसरा था, हाँ कोई दूसरा था। तो 1608 में आया वो बेचारा, ठीक है, हॉकिंस, तो वो तो अस्थायी तौर पे थी। 1613 ईस्वी में पहली स्थायी कोठी जो है वो सूरत में। लेकिन दक्षिण में जो है ये अपना साम्राज्य कब स्थापित करते हैं, दक्षिण में 1611 ईस्वी में। कहां पे, पेतपोली और मछलीपट्टनम में, ये पहले कारखाने। वहां से भी स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों की कंपनी खरीदकर फारस को निर्यात करती थी और बहुत मखमली कपड़े हुआ करते थे। तो जब ये ले जाते थे तो लोग सोचते थे कहां से लाते हो इतने अच्छे कपड़े, नहीं बताएंगे, हमसे खरीदो। 32 ईस्वी में 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर भुगतान करने की शर्त पर गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगांव से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त। 500 पगोड़ा वार्षिक आप हमें भुगतान करते रहिए और आप जो है बंदरगाहों से व्यापार करते रहिए। गोलकुंडा राज्य में जो स्थित था, गोलकुंडा राज्य में जो बंदरगाह स्थित है, व्यापार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 500 पगोड़ा हमें चाहिए वार्षिक, ठीक है दे देंगे। कब, 32 की बात है। 39 फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। पट्टा प्राप्त हुआ, ठीक है, अब इसमें चाहो तो किला बना लो, चाहो तो व्यापारी कोठी बना लो, जो करना करिए। तब 39 की बात है, फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज आता है चंद्रगिरी राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त। यही अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना की। तो बोला कि ठीक है हम ऐसा करते, किला बनाते, पट्टा मिल ही गया है मद्रास। मद्रास को वर्तमान में चेन्नई नाम से जाना जाता है और 1641 में कोरोमंडल तट, ये वाला एरिया, ठीक है, उत्तरी सरकार, नॉर्थ सरकार के नीचे वाला हिस्सा, कन्याकुमारी तक का हिस्सा पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बनाया गया। तो दक्षिण में मुख्यालय कौन था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया गया था, उस जगह पे ये किला बनाया जाता और इसी को मुख्यालय दक्षिण में बनाया गया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ संपन्न किया और बंबई दहेज दे दी। ठीक है, अपनी राजकुमारी का कि ठीक है लड़ाई ऐसा करते हैं, बंद करते हैं, थोड़ा सा वैवाहिक संबंध बनाते हैं और वैवाहिक संबंध के साथ में थोड़ा सा जो आप चाह रहे हैं वो हम आपको दहेज में देते हैं, लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। तो बंबई जो है वो दहेज में दिया गया है कैथरीन ब्रिगेंजा के चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। तो चार्ल्स द्वितीय ने कहा ऐसा करिए, हमको बंबई दहेज में मिला है। तो 61 में शादी हुई, 68 में बोले कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा, ऐसा करते हैं कि आप ऐसा करिए बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ले लीजिए हमसे, 10 पाउंड के वार्षिक, 10 पाउंड हमको देते रहिए वार्षिक और यूज करिए, हमारे लिए कुछ ना, हमारे लिए ही नहीं, वो काम का नहीं है, आप यूज करिए, क्या दिक्कत, लेकिन हाँ 10 पाउंड कम से कम को देते रहिए। 68 की बात। 69 से लेकर 67 तक बंबई का गवर्नर गेराल्ड अंगियार था और वही बंबई का महानतम संस्थापक था। गेराल्ड अंगियार ने बंबई में किलेबंदी के साथ साथ गोदी का निर्माण करवाया, बंबई नगर की स्थापना की और उसने तांबे चांदी के सिक्के ढालने के टकसाल स्थापित की। तो गेराल्ड अंगियार जो है काफी ज्यादा यहाँ पे काम करता है। कहाँ पे, बंबई में। बंबई को वर्तमान में मुंबई कहा जाता है। तो गेराल्ड अंगियार जो है वो काफी काम करते हैं। 1668 में जैसे ही मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दिया जाता है, काम स्टार्ट हो जाता है 1669 से और इसके बाद में 77 तक काफी ज्यादा काम यहाँ पे गेराल्ड अंगियार कराते हैं, महानतम शासक कहलाते हैं। 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर और इसी अवसर पर बंगाल को मद्रास से अलग स्वतंत्र प्रेसिडेंटी। पहले बंगाल और मद्रास एक ही साथ में थे, अब क्या किया गया है 1700 ईस्वी में इसको अलग कर दिया गया, बंगाल को अलग मद्रास को अलग। तो अब जो है मद्रास से अलग करके बंगाल को एक स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया जाता है।
अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूतमंडल को व्यापारिक रियायतों को प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में भेजा पहुंचना था। मतलब अपने आप में अद्भुत घटना थी वो, कि ऐसा करते हैं। अब देख लिया है, सब कुछ देख लिया, कोई वहां पे ढंग का आदमी है नहीं, चलते हैं कुछ चीजें देखते हैं। तो फर्रुखसियर के दरबार में गए। फर्रुखसियर वैसे ही अपने आप में बेवकूफ शासक पूरी तरह से। तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक दूतमंडल 1717 में आता है। इस दूतमंडल में एडवर्ड स्टेफेंस, विलियम हैमिल्टन सर्जन थे और ख्वाजा सेहोर्द ये आर्मेनियन द्विभाषिया थे। जैसे बात करेंगे तो कैसे करेंगे बात, ठीक है। हाँ, तो ये दूतमंडल में 3 लोग। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। प्रसन्न होकर बादशाह ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात में व्यापारिक सुविधाएं हेतु अंग्रेजी दूतमंडल को 3 फरमान जो है प्रदान कर दिए कि जाओ भाई, आपने हमें इतना ज्यादा ठीक किया हुआ है। तो बंगाल, हैदराबाद और गुजरात, इन तीनों में व्यापारिक सुविधाएं दे दी। अब ये दूतमंडल बड़ा खुश, और उधर फर्रुखसियर भी खुश। बोले भैया आपने हमें ठीक किया हुआ है तो कुछ तो हमें ले लीजिए। तो उधर बोला नहीं, कुछ नहीं लेंगे। नहीं, कुछ ले लीजिए थोड़ा बहुत। नहीं लेंगे कुछ भी। तो ठीक, ले लीजिए। तो क्या किया, हैदराबाद, गुजरात और बंगाल, ये यहां पे ऐसे। पहले फरमान द्वारा बंगाल में 3000 रुपए का वार्षिक कर भुगतान करने पर ब्रिटिश कंपनी को उसके समस्त व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया कि कोई सीमा शुल्क नहीं दिया जाएगा, बस 3000 रुपए वार्षिक आप देते रहिए। किसके लिए, बंगाल के लिए। साथ ही ब्रिटिश कंपनी को कलकत्ता के सीमावर्ती 38 गांव को खरीदने का अधिकार भी दे दिया गया। 38 गांव खरीदने हैं हमें, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे फरमान द्वारा बंबई में ढले सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में प्रचलित होने की छूट दे दी गई। अंग्रेज ढाल नहीं, ध्यान रखना, कहां पे, बंबई वाली टकसाल में। और पूरे जो है मुगल साम्राज्य में इसको बोला गया। और कुछ शेयर खुश थे ही, बोले ठीक है, ये भी बात मान लेंगे। तीसरे फरमान द्वारा सूरत में कंपनी को, जो गुजरात वाला हिस्सा था, तीसरे फरमान द्वारा सूरत में कंपनी को समस्त व्यापार में आयात निर्यात कर देने से मुक्ति मिल गई। आयात निर्यात करें नहीं, वैसे डायरेक्ट आप आवाजाही करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बदले में कंपनी को मात्र 10,000 रुपए का वार्षिक कर देना था, केवल 10,000 रुपए। और सोचो इतना ज्यादा फायदा, मात्र 10,000 रुपए, इतना ज्यादा फायदा। इन फरमानों को कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1717 में, ध्यान रखना, इसका नाम जॉन सुरमन के नेतृत्व में ये 3 क्या आए, ये 1717 में 3 क्या आए कि सब कुछ लगभग ले गए उस समय। और फर्रुखसियर खुश होकर सारी चीजें देते भी रहे। तो कुछ ऐसी चीजें यहां पे हो रही हैं। ओके, तो ये हमने यहां पे बात की अंग्रेजों की। कल जो हम लोग बात करेंगे वो डेन की बात करेंगे, और इसके बाद में जो है आगे भी इश्यूज हम कुछ करेंगे, ठीक है। फ्रांसीसियों की बात कर लेंगे और इसके बाद में फिनिश करते हैं। फिर इसके बाद में कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसको भी देख लेंगे। हाँ, द्वितीय युद्ध भी देख लेंगे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी देख लेंगे। फिर इसके बाद 18वीं सदी में नवीन राज्यों का उदय, ये एक बड़ा मुद्दा बनता है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा बनता है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ये क्योंकि इसमें तमाम सारे राजा दिखाई पड़ते हैं, तमाम सारे जो है राजा दिखाई पड़ते हैं, बादशाह दिखाई पड़ते हैं। इसके बारे में हम लोग बात, फिर बंगाल के बारे में आगे बात करेंगे। चलिए, तो ये बंगाल के नवाब और भी तमाम सारे नवाब हैं, वो उनकी हम लोग बाद में बात करेंगे। एक बड़ा इशू यहाँ पे बनता है। फिर इसके बाद में हम मैसूर भी चलेंगे, मैसूर के युद्ध भी देखेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग जो है ये इधर मराठाओं के बारे में भी बात कर लेंगे, पेशवाओं के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए, फिर इसके बाद में एक कंप्लीट हो जाएगा लगभग, मराठा युद्ध भी देखेंगे। एक लंबा सेशन चलेगा, इसमें भी लंबा सेशन इसमें भी चलेगा। चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं, लगभग ये इसमें समय लगेगा, इसमें समय काफ़ी लगेगा। कृषि का वाणिज्यीकरण, फिर इसके बाद में और भी तमाम सारे इशू हैं इसमें।
न्यायपालिका कैसे काम करती थी, ये तमाम सारे इशू यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। शिक्षा में शिक्षा के विकास तो हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने इनके बारे में बात की हुई है। तो कल जो हम लोग बात करेंगे वो 10 के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद में हम फ्रांसीसियों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम फ्रांसीसियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो 10 कल, और फिर इसके बाद में फ्रांसीसी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस।